बारे में जानना चाहते हैं? अगर वायरल की दौड़ से अलग कुछ ऑथेंटिक, कुछ इंफॉर्मेटिव और सीरियस कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पुश नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। नमो नारायण, मैं चित्रा। तो प्रयागराज में कुंभ लगा है, शुभ मुहूर्त है, लोग स्नान करने जा रहे हैं। अब प्रयागराज की बात हो, कुंभ की बात हो, तो त्रिवेणी की बात कैसे नहीं होगी। जी हाँ, त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां आपस में मिलती हैं, उस पवित्र स्थान के बारे में हम बात न करें ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम त्रिवेणी की बात करते हैं तो गंगा और यमुना वो तो वहां पर हमें दिखाई देती हैं। अगर आप वहां जाएं तो दोनों के पानी के रंग में फर्क है जो स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ, इनका संगम हो रहा है। पर सरस्वती नदी कहाँ है? हमारी पौराणिक नदी, जो माना जाता है कि सभी नदियों से श्रेष्ठ और पवित्र, वो नदी कहाँ है? हमें दिखाई नहीं देती। कहते हैं कि वो, उसकी अंतर्धारा जमीन के अंदर चलती है और वो अंदर अंदर इस जगह पर मिली हुई है। मतलब यहाँ पर गंगा और यमुना के अलावा सरस्वती भी हैं। तो आज के वीडियो पे हम इसी में बात करेंगे कि सरस्वती नदी जो है उनका क्या पौराणिक महत्व रहा, क्या उनके बारे में वेदों में कहा गया, कैसे वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी, वो कैसे गायब हुई, और इसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हिस्टोरियन क्या कहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है पर जरूर देखिएगा, इसमें हर वाक्य में आपको एक जानकारी ही मिलेगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात को। तो सरस्वती नदी जो है, इसके बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां मिलती हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले कि जो सरस्वती नदी है जहाँ पर थी, मतलब उसके किनारे पर बहुत से ऋषि मुनि थे, वहीं पर वेदों की रचना हुई थी, सरस्वती नदी के तट पर ही। वहीं पर सरस्वती नदी के पुत्र सारस्वती ऋषि भी वहीं पर रहते थे। और एक बार क्या हुआ, उस इलाके में 12 साल तक पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। तो ऋषियों ने वो जगह छोड़कर उधर को निकलने लगे जहां पर पानी की कमी ना हो। ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन सरस्वती नदी ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि सब कुछ आने दो, तुम यहां से नहीं जाओगे। वो वहीं रहे। ऐसा आदेश क्यों था, ये आगे समझ में आया। जब 12 वर्ष बाद बारिश शुरू हुई तो वो ऋषि मुनि वापस अपनी अपनी जगह पर लौट के आए। पर आश्चर्य की बात यह है कि उस पवित्र भूमि से बाहर जाने के बाद उनको वेदों का, ऋचाओं का ज्ञान समाप्त हो गया था। तब सारस्वत ऋषि ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया और उसके बाद उनको वापस वेदों का ज्ञान दिया। एक दूसरी कहानी इस बात से मिलती है कि सरस्वती नदी लुप्त कैसे हुई। तो सरस्वती बहुत ही पवित्र नदी थी। तो माना के पास उत्तराखंड में जो एक जगह थी जहां पर वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास गणेश जी को महाभारत लिखा रहे थे। उसमें आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि वो इतनी तेजी से लिखते थे कि उसके लिए कुछ उनको ट्रिक स्ट्रोक्स देने पड़ते थे वेदव्यास जी को, कि उनको जब तक वो समझ न ले वो आगे ना बढ़े। सरस्वती नदी वहां बह रही थी। सरस्वती नदी बहुत बड़ी, उनका बहुत, मतलब प्रवाह बहुत तेज था। वेदों में कहते हैं कि सरस्वती नदी का इतना तेज प्रवाह था कि उससे जो तटबंध थे वो जैसे कमल नाल टूट जाती है वैसे टूट जाते थे। तो अब वहां शोर बहुत था। इतना शोर था कि गणेश जी सुन नहीं पा रहे थे कि वेदव्यास क्या कह रहे हैं। तब नाराज होकर वेदव्यास ने उनको शाप दिया था और वो लुप्त हो गई थी। ये तो इनकी दो कहानियां हैं। महाभारत में कहते हैं कि आदि बद्री के पास ये घटना हुई थी। इसके अलावा जो काव्य मीमांसा के राजशेखर, बाण भट्ट और अश्वघोष, वो भी इस कहानी का वर्णन करते हैं। तो एक तो ये पौराणिक कहानी हुई। तो ये इतनी हमारी जो ऐतिहासिक नदी या पौराणिक नदी कहते हैं, जिसके बारे में वेदों में भी दिया हुआ है, जो रेफरेंसेस मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। 1837 में पहली बार उसका पैलियो चैनल ढूंढा था अंग्रेजों ने और कहा था यहाँ पे एक विशाल नदी रही थी। अब वो नदी थी कि नहीं थी, सरस्वती थी कि नहीं थी, इसको लेकर के हमारे, मतलब विदेशों में से तो लोग आते थे, इस पे कभी कभी काम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ के दो जो स्वनाम धन्य जो दो इतिहासकार, इरफान हबीब और रोमिला थापर, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि इस नदी के बारे में महाभारत में मिलता है। ऐसी कोई नदी कभी रही ही नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैं अपने और वीडियोस में भी हमेशा बताती रहती हूँ कि पहले तो पश्चिम वालों ने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी गढ़ी, जिसकी वजह थी ये कि उनको लगता था ऐसी श्रेष्ठ चीजें जो यहाँ का ज्ञान और दर्शन था, यहाँ के लोग जो, मतलब काले लोग हैं, हम वो गोरे लोग हैं ना, कैसे ऐसे पा सकते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी गढ़ी कि दरअसल यहाँ के लोगों का ये सब कुछ भी नहीं है, वेस्ट एशिया से आए जो आर्य, और उन्होंने ये सब चीजें वो लेकर आए। तो इसी सिद्धांत को पीटते पीटते और फिक्स करते करते अभी तक के हमारे इतिहासकार, विशेषकर वामपंथी इतिहासकार, इसमें लगे रहते थे। अब इरफान हबीब साहब और रोमिला थापर, जिनको भारत में इतिहास का शिखर पुरुष, शिखर महिला जो माना जाता था, उन दोनों की खास बात थी कि उन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े थे
उन्हें संस्कृत ही नहीं आती थी, वो पढ़ ही नहीं सकते थे। तो नेचुरली वो कुछ सुनी सुनाई बातें करते थे और जो भी मर्जी आती थे करते थे। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी हो ही नहीं सकती और वेदों में इसका उल्लेख हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह सुनिए कितनी सुंदर उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आर्य जो थे सेंट्रल एशिया से 2000 से 1500 BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले, मतलब आज से आप समझे तो करीब 3.5 से 4000 वर्ष पहले आए। और सरस्वती नदी जो थी 4500 BCE, 4500 BCE, मतलब क्राइस्ट के पहले, जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, 45 ईसा पूर्व में लुप्त हो गई थी। इसलिए ऋग्वेद में तो इसका निष्कर्ष मिल ही नहीं सकता, इसके बारे में आपको कोई उल्लेख नहीं मिल सकता। मतलब इन्होंने कहा कि ईसा से 4500 वर्ष पहले सरस्वती नदी सूख गई और आए उसके 2000 साल 2500 साल बाद आए आर्य, तो उनको कैसे पता हो सकता है? वो ऋग्वेद में इसके बारे में लिख ही नहीं सकते। अब ये तो हुआ इन्होंने क्या कहा। अब हम इसके आगे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि वेदों में या वैदिक साहित्य में हमारे जो पुराण हैं और जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें क्या क्या मिलता है और कैसे लगता है कि असल में उस समय सरस्वती नदी थी और वो उसके बारे में जानते थे। तो यजुर्वेद में 34वें अध्याय 11वां श्लोक वाजसेनीय संहिता में इसके बारे में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसके बारे में मिलता है, पर इसके लुप्त हो जाने के बारे में मिलता है। लेकिन सबसे इसके डिटेल में मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के ऑलमोस्ट सभी मंडल में, एक शायद चौथे मंडल में नहीं मिलता, बाकी हर जगह सरस्वती नदी का उल्लेख है। तो ऋग्वेद का मंडल 2 सूक्त 61 और 16वां मंत्र, वहां पर उसमें जो ऋचाकार हैं जिन्होंने वो ऋचा रची है, उन्होंने इसके 3 नाम दिए थे। अम्बितमे, नदी तमे, देवी तमे। तमे मतलब वो मतलब सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है, मतलब माताओं में सबसे श्रेष्ठ, नदियों में सबसे श्रेष्ठ और देवियों में सबसे श्रेष्ठ ये नदी है। अब ये सब नाम तो वो तभी देंगे ना जब उनके सामने कुछ था। एक काल्पनिक नदी को सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी कह देंगे, ये बात कुछ मतलब समझ आती नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने 10वें मंडल में 75वें सूक्त में और 5वां मंत्र है। वैसे ही जो सूक्त है, इस सूक्त का नाम है नदी सूक्त, इसमें नदियों के बारे में है। तो उसमें ये कहा गया है कि सरस्वती जो नदी थी अपने साथ 10 नदियों को लेकर पंजाब से बहती थी ईस्ट, और उसके बाद उन्होंने उन नदियों का वर्णन क्रमवार दिया है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब सबसे पहले गंगा, फिर यमुना, फिर सरस्वती, फिर सतुद्री या सतलज, फिर परुष्णी या रावी, उसके बाद असिकनी या चिनाब नदी, फिर वितस्तता या झेलम नदी, फिर एक मरुद वृद्धा नदी, सुशोभा, सोहन और व्यास। व्यास का नाम उसमें अर्जिक के होता था पहले। ये संस्कृत नाम बाद तक चलते रहे हैं, ये काफ़ी बाद में इनके नाम जो है रावी, सतलज, चिनाब और झेलम ये व्यास हुए हैं। तो ये नदियों को उन्होंने वर्णन दिया और उन्होंने सीक्वेंस वही दिया है जो आज भी है कि सबसे पहले गंगा, फिर यमुना, फिर सतलज, इसी तरीके से आज भी बहती हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर उसमें 10 नदियों के नाम हैं, 9 नदियां ऐसी हैं जो मिलती हैं, जिनका कुछ ना कुछ मोटा पतला कोई ना कोई रूप मिल जाता है, तो फिर 10वीं भी रही ही होगी। एक कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद छठे मंडल के छठे सूक्त में दूसरा मंत्र है ऋग्वेद में, जिसमें वो नदी के फ्लो के बारे में बात करते हैं। मतलब उन्होंने उसमें ये लिखा है कि जैसा मैंने पीछे बताया था कि इस नदी का फ्लो इतना तेज है कि इसकी लहरों से तटबंध ऐसे टूट जाते हैं, मतलब जो नदी का किनारा होता है वो ऐसे टूट जाते हैं जैसे कोमल कमल ककड़ी हो। कमल ककड़ी जानते हैं ना, कमल लाल जो होती है। और इसलिए हम इसकी प्रार्थना करते हैं। तो इसके फ्लो के बारे में अगर इन्होंने इतना स्पष्ट लिखा है, अब आप यही मान लें कि झूठ लिखते थे। अब क्यों मान लिया जाए ये मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे जो इतिहासकार हैं वो मानते थे। तो ये बात तो वो कह ही नहीं सकते कि आर्य मतलब जब ऋग्वेद लिखा गया तब सरस्वती नदी थी। अब देखिए इनको प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऋग्वेद लिखा गया तब सरस्वती नदी थी, इससे क्या होगा कि ऋग्वेद का काल इतना पीछे चला जाएगा जो कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। मतलब जब वो आइस एज में थे या पता नहीं किस हालत में थे तब यहाँ ऋग्वेद लिखा गया था। अब ये बात उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो किसी तरह से इस बात को सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए किसी न किसी तरीके से उसको वो गलत सिद्ध कर देना चाहते हैं। महाभारत में 100 से ज़्यादा बार इसका उल्लेख दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत में ये है, कुछ उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है। और तो और लोग ये कहते हैं कि अवेस्ता में जो हरहवती थी नदी वो सरस्वती ही नदी है। कुछ लोग इसको ना रिवर्स मानते हैं, कहते हैं कि यहाँ से जो पूर्व वैदिक काल में एक शाखा गई जो कि जाके ईरान में बस गई थी, जिसको ये लोग आर्यन कहते हैं। और अवेस्ता में जो हरहवती का लिखा है वो सरस्वती है, क्योंकि पर्शियन में सा जो है हासा और हा में
गड़बड़ हो जाती है, सिंधु को हिंदू कर दिया जैसे। तो ये तो हुआ कि इसका हमारे पुरानी किताबों में क्या उल्लेख मिलता है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि कैसे क्या वैज्ञानिक अब इसको खोज पा रहे हैं। तो हाँ, वैज्ञानिक अब सरस्वती नदी के चैनल को देख पा रहे हैं। उसके एक, अब सरस्वती नाम न दें तो भी वो ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक बहुत माइटी रिवर थी, बहुत बड़ी एक नदी यहाँ पे बहती थी, जिसका वो वही प्रवाह बताते हैं जो सरस्वती नदी का हमारी पुरानी किताबों में बताया जाता है। तो सबसे पहले 1874 की बात है, जी हाँ, 1874 की बात है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो अंग्रेजों के अंडर था। उन्होंने 1874 में एक अपनी रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल था लॉस्ट रिवर ऑफ थार, थार की एक खोई हुई नदी। तो शायद ऐसा कुछ है कि वहां गया और उस जगह उसको कुछ मतलब सूखे हुए पानी की धार मिली। एक जो इनका आर्कियोलॉजिस्ट था उसने आसपास के लोगों से पूछा तो इस बारे में बात हुई और उसने उसमें कुछ जितना मैनुअली खोज खबर ले सकता था उतनी उसने ली। इसके बाद फिर एएसआई ने घग्गर हकरा नदी के किनारे, मतलब जो सरस्वती सूख गई, जो सरस्वती का चैनल था जो, उसे घग्गर हकरा कहा जाता है, उस नदी के किनारे की सभ्यताओं की बात की है। मतलब वो सभ्यताएं जिसको अब अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, अब वो सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाने लगी है। क्योंकि वो जो सभ्यता सीक्वेंस में मिल रही है, हरियाणा में मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली है, सिंधु वहां तक नहीं थी, लेकिन जो सभ्यता है जो निकल रहा है एक्सकेवेशन में, वो एक कॉन्टिन्यूटी में लगता है। तो इसलिए इसको घग्गर हकरा नदी के किनारे किनारे जो जगहें ढूंढी गई उनको अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। तो इसके बाद फिर इसरो ने क्या किया। अब बातें तो विदेशी भी आते थे, बहुत सी चीजें करते थे, करके जाते थे, लेकिन मैं मेन बातें वो बताऊंगी जो हाल में भारतीयों ने जिस पे काम किया है। तो इसरो ने रिमोट सेंसिंग टेक्निक से जब पता किया तो उन्होंने देखा कि जो सरस्वती नदी का बताया जाता है कि ज्यादातर इनको मिला है जहां सरस्वती डूबने के बाद अंदर जमीन जाने के बाद दोबारा निकले हैं। तो वहां पर उनको एक पैलियो चैनल, एक बहुत बड़ी नदी का मिला है जो नदी की विड्थ 10 से 40 किलोमीटर तक भी कहीं 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 पर है। ऐसी ऐसी वाइड नदी का उनका। तो ये बात वैसी हो गई जैसे ऋग्वेद में कही गई है कि सभी नदियों में सबसे महान नदी। तो उसका उन्होंने पैलियो चैनल देखा है। अब पैलियो चैनल क्या होता है, जैसे हम कहीं से जाते हैं तो अपने पदचिन्ह छोड़ते हुए जाते हैं, उसी तरीके से नदी जब किसी रास्ते बहती है और जब वहां से सूख जाती है, हट जाती है, कोर्स बदल लेती है, तो वहां उस नदी के निशान रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसके ऊपर चीजें बन जाती हैं, कुछ पड़ जाता है, लेकिन जब आप सैटेलाइट से किलोमीटरों अंदर, आप बहुत बहुत अंदर जब आप जमीन के देखते हैं तो वो आपको फिर दिखाई देते हैं। इसके बाद फिर जियोलॉजिस्ट और जल वैज्ञानिकों ने जिस नदी के पैलियो चैनल को देखा उसका कार्बन डेटिंग किया उन्होंने। और उसको जब कार्बन डेटिंग किया तो वो मतलब करीब बहुत ही पुरानी, अभी मैं आपको एक मिनट बाद बता पाऊंगी कि वो कितना पुराना निकला, लेकिन हाँ, जो वहाँ के जो उसमें पत्थर वगैरह निकले और जब उन्होंने उसको देखा और उसको जब उन्होंने उसका वैज्ञानिक वो किया, सर्वेक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि उसमें वो फास्फोरस और कुछ वो ऐसे तत्व मिलते हैं जो टिपिकल हिमालय से आने वाली नदियों के पत्थर में होते हैं, हिमालय में जो पाए जाते हैं। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि हिमालय से आप उसका चैनल भले न देख पा रहे हो, भले वो आपको हरियाणा से बहता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो घग्गर हकरा नदी है ये कहीं ना कहीं से हिमालय से तो रिलेटेड है। एक तो बात ये पता चली। उसके बाद फिर जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने राजस्थान डिपार्टमेंट के साथ मिलके, राजस्थान के साथ मिलके, क्योंकि महाभारत में और बहुत जगहों में दिया हुआ है कि वो रेतीली जगह में जाकर सूख गई थी, तो वो जो वहां पर जो उनको पहले चैनल ऊपर से दिखाई दिया, तो उन्होंने उस पर जगह जगह वहां से लेके जैसलमेर से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक उसमें उन्होंने जगह जगह बोरिंग कराई और जो बोरवेल बनाया उसमें जो पानी निकला उसका निरीक्षण किया। तो वो मीठा पानी था और वो करीब 18,000 साल से भी ज्यादा पुराना पानी था और वो मीठा पानी था, हिमालय का पानी था। उस पानी का जो कंपोजिशन उससे पता चला। और इसके अलावा वहां पे ये भी देखा गया कि जो पैलियो चैनल के बीच में आप करते हैं तो मीठा पानी निकलता है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं तो वो पानी खारा होता जाता है। अच्छा, ये तो सब लोग मानते हैं कि जो रेगिस्तान है वो एक समय समुंदर थे, तो शायद ये वहां जाकर वो समुंदर था जहां जाकर वो उसमें मिली थी। तो अब इससे एक बात ये पता चली कि ये कम से कम 18,000 साल पहले नदी का फ्लो यहाँ सूखा था। फिर इसके बाद आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर बहुत काम किया और मोरलेस वो सरस्वती नदी को ढूंढ पाए और उसकी डेटिंग कर पाए। अब देखिए, जो हमारे यहाँ के अभी तक के जो मेन स्ट्रीम इतिहासकार थे उनकी समस्या देखिए कि अगर आप कहते हैं कि जो पानी निकला वो 18,000 साल पुराना था
और मतलब 18,000 साल पहले वो नदी सूखी थी, और उसके बारे में ऋग्वेद कह रहा है, और ऋग्वेद ने जो कहा है उसको देख के पूरा समझ में आता है कि हाँ, ये कोई नदी उस समय बहती थी। तो इसका मतलब क्या, ऋग्वेद 18,000 साल पीछे चले जाएंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी ना। और इसी तरीके से, अब इससे नदी से तो जुड़ा नहीं है, लेकिन एक और उदाहरण है कि जो समुद्र में द्वारका है, जब उसको मरीन साइंटिस्ट देखते हैं तो वो कहते हैं वो कम से कम 15,000 साल पुरानी है। मतलब 15,000 साल पहले भी यहाँ कुछ था, 18,000 साल पहले भी यहाँ कुछ था। अब इससे बहुत ही दिक्कत हो जाती है हिस्टोरियंस को। क्यों? क्योंकि वो किसी हाल नहीं मानना चाहते कि जब यूरोप, अमेरिका, या जो मतलब गोरे देश हैं, अमेरिका तो गिनती में ही नहीं है, यूरोप जब असभ्य था, तब यहाँ पर एक सभ्यता थी, और वो सभ्यता ऐसी थी जिसको रचना करना आता था, साहित्य रचना आता था। आजकल बहुत सारे बेवकूफ लोग इंटरनेट में ये भी पूछते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस तो अभी आया, कागज तो अभी बना, तो वेद कैसे लिखे गए? अब इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम सरस्वती नदी के बारे में चलते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि सरस्वती नदी अगर हिमालय से चली और हरियाणा होती हुई और वो उधर पंजाब की तरफ निकल गई और जाके कच्छ का रन पार करते वहां कहीं समुद्र में गिर गई, तो प्रयागराज में कौन से सरस्वती नदी बहती है? हम प्रयागराज में किस सरस्वती नदी की बात करते हैं? तो जी, इसका भी जवाब दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने, इसका भी जवाब दिया है। जियोलॉजिस्ट पुरी और वर्मा, जिनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, वो कहते हैं कि 2000 से 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा, हिमालयाज में एक मैसिव टेक्टोनियन शिफ्ट हुआ। अब इसकी भी ना एज 2000 से 1900 BCE अभी करेक्टेबल है। इसके बारे में मतलब जो टाइम अभी इनके पास निर्धारित करने का, कोई चीज़ ऐसी इनको नहीं मिली जिसका ये टाइम जिससे निर्धारित कर पाए। क्योंकि जो बोरवेल से जो पानी निकाला गया, जो पैलियो चैनल था सरस्वती नदी का, उस पानी का इन्होंने, और वहाँ जो पत्थर निकले, सॉरी पानी नहीं, उसके पैलियो चैनल में जो पत्थर थे उनकी कार्बन डेटिंग की गई है, और पानी का भी एज निकाली गई है, उससे वो 18,000 साल पुराना बैठता है। लेकिन फिर भी पुरी और वर्मा ने ये कहा कि 2000 से 1900 BCE हिमालयस में एक मैसिव बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था। उसमें 30 मीटर की एक ऊंची चट्टान थी जिसने सरस्वती नदी का रास्ता रोक लिया। उसको जो है बाटा मरकंडा डिवाइड भी कहते हैं, और उस वहां से सरस्वती नदी का फ्लो अवरुद्ध हो गया। तो अब नदी है, उसको तो पानी को तो निकलने का रास्ता चाहिए ही, तो वो जो है बजाय पश्चिम को जाने के पूरब को मुड़ गई, और उसके बाद देहरादून के पास एक जगह जाकर वो जमुना नदी से मिल गई। अब जो ऊपरी जो नदी थी सरस्वती नदी, जो आकर यहाँ से मिलकर अब इधर उत्तर प्रदेश और आने लगी, वो आज टोंक नदी के नाम से जानी जाती है। और टोंक नदी जो है वो जमुना जी में मिलती है, और उसका पानी, अब जो हमारे यहाँ जो लोग धार्मिक उससे मानते हैं तो वो कहते हैं कि वो पानी एक फ्लो की तरह धारा बहती है और जाकर वहां मिलती है। तो जो टोंस नदी है वो यमुना के साथ मिलकर प्रयागराज तक पहुंचती है। तो इस तरह से ये हुआ कि जो सरस्वती नदी आ रही थी, जब उसमें अवरोध हुआ तो उसका एक हिस्सा जो घग्गर और हकरा नदी के रूप में आगे बढ़ता चला गया, और बीच में कहीं गायब हुआ, कहीं निकला, और अंत में पूरा ही सूख गया। अब वो जो उसका रिवर सिस्टम था वो एक बरसाती नदी की तरह बन गया है, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था जो फ्लो में था वो आके यमुना जी से मिल गया है। तो ये तो कहानी हुई कि त्रिवेणी तक सरस्वती जी कैसे पहुंची, सरस्वती नदी कैसे पहुंची। देखिए, हम लोग गंगा जी कहते हैं, जमुना जी कहते हैं, वैसे मैं सरस्वती जी भी कहती हूँ। अब एक प्रश्न और उठता है, आखिर सरस्वती नदी थी या नहीं थी? इस पे इतनी खोजबीन क्यों हो रही है? क्यों सरकारों का इसमें पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या ये एक तरह का हाइपर नेशनलिज्म है? क्या हम वापस को जा रहे हैं, दुनिया मंगल पे पहुंच गई और हम सरस्वती नदी ढूंढ रहे हैं? तो इसके 3 जवाब है। पहली बात तो, अगर हम सरस्वती नदी को हमें ढूंढना है तो उसका सबसे पहली तो वजह यह है कि वो जो एंथ्रोपोलॉजिकल है, हम एक हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, मनुष्य कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में जो गलतफहमियां हैं वो सुधरेंगी, एक नए ज्ञान का आयाम खुलेगा। दूसरी बात तो ये हमारी हेरिटेज है, हमारे गौरव का विषय है। गौरव का विषय कैसे है? नदियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन उतने पुराने समय में हमारे ऋषि नदियों पर अपनी बड़ी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखते हैं जिसमें नदियों के बारे में लिखते हैं। तो देखिए कि एक तो वो लिखते थे, पढ़ते थे, ऑब्जर्व करते थे, उसके अलावा इकोलॉजी के लिए वो कितने इकोलॉजी के लिए वो कितने अवेयर थे, और इससे मतलब वो ज्ञान के एक क्षेत्र में थे जिसका पता चलता है, एक बड़े उन्नत थे। फिर तीसरी बात यह है कि जो थार के रेगिस्तान है, कुछ हरियाणा का हिस्सा, उसके बाद गुजरात का और राजस्थान का हिस्सा, जहाँ पानी की बहुत कमी है, अगर इस नदी का पैलियो चैनल मिल जाता है तो वहां से ऐसा माना जाता है कि मीठा पानी जो है उसकी प्रचुरता हो जाएगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली जैसलमेर में एक जगह वो खेत में कुछ बोरवेल कर रहा था, वहां से हर हरा के पानी निकल आया।
अब वो इतनी बड़ी झील बन गई है कि मुझे लगता है अगर वो नीचे से उसमें स्रोत रहेगा तो उस बहुत बड़े इलाके की पानी की समस्या दूर होगी, वाटर लेवल भी ठीक होगा। तो ये तो थी सरस्वती नदी की कहानी। अब हम कुंभ स्पेशल में कुंभ से रिलेटेड किसी और कहानी पर फिर एक वीडियो बनाएंगे और आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।